हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट एक्शन और मारपीट से भरी पड़ी एक एक्शन मानुआ को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सीरीज को लेके आई हूँ। चलो कहानी की शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक मेमोरियल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदे ने पूरे अकेले सारे गैंगस्टर को मार के इकट्ठा कर रखा था। वो कहता है कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग चाहे मुझे किस नाम से बुलाए, लेकिन मैं वही हूँ जो कि अपने बाप को मारने वाला है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें बताया जाता है कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जहाँ पे कोरिया के एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा पढ़ रहा था, लेकिन उसके पास से नॉइज आ रहे थे कि क्या तुम बह रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है कि आज लंच के मेनू में क्या है। देखती है कि वो जो बच्चा पढ़ाई कर रहा था, उसके पास वाले ब्रेंच में बैठे हुए कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे होते और एक बच्चे को मार भी रहे थे। अब जो लोग उस बच्चे को बुली कर रहे थे, उन्हीं बुली लोगों में से एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा मोटा होता है, वो मोटू उनसे कहता है ये कितना ज्यादा अनोइंग है। मैंने तुमसे कहा था ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि इसके बाद उसको स्टोर के पीछे वाले रास्ते पर लेके आना। वो दूसरा बंदा उस बंदे को इशारा करते हुए कहता है कि वो जिस लूजर को हम लोग मार रहे थे उसकी बात कर रहे हो तुम, लेकिन उसको पीछे वाले स्टोर पर लेके क्यों आना है। तब वो मोटा गेंडा कहता है तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं उसको किस लिए बुला रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि मैं उससे पैसे हटना चाहता हूँ। तब दूसरा बंदा उसे बताता है कि मैंने सुना है कि वो अपने पापा के साथ एक बहुत ज्यादा बेकार अपार्टमेंट में रहता है, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तब वो गेंडा उसे कहता है कि तुम तो सचमुच के एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें नहीं पता जो गरीब लोग होते हैं अपने बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार से पालते हैं और उनको बच्चे को जो कुछ भी चाहिए वो अपने बच्चे को सर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं। प्लस अगर हमने उसके पास से पैसे ले भी लिए तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इन गरीब लोगों के पास कोई भी पावर नहीं होती जो की हमारे खिलाफ एक्शन ले सके। पूरी लाइफ दूसरों से ही ठगने में ही चली जाती है। लेकिन वो बंदा जो कि क्लास के अंदर अभी भी पढ़ाई कर रहा था, वो इन लोगों की बातें सुन के अपना पेन रोक देता है। लेकिन वो मोटा गेंडा अभी भी चुप नहीं था। वो कहता है कि मैं उससे सारे पैसे चूस लूंगा, और वो लोग आपस में ऐसी बातें करके हंस रहे थे। बंदा जो क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहा था, वो इन बुली लोगों के पास जाता है। तभी मोटा गेंडा उससे कहता है क्या तुम भी उसके पैसे चूसना चाहते हो। लेकिन हम देख पाते हैं वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि अपना पेन का नुकीला हिस्सा ऑन करके उसके आंख में मार देता है, जिससे वो बंदा नीचे गिर जाता है। उसके आंख से खून ही निकल रहे थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें टीचर का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर से कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमने आज तक कोई भी वायलेंस नहीं दिखाई है, तुमने 3 सालों के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो कि बहुत ज्यादा खराब हो, लेकिन अचानक से तुम्हें क्या हो गया। तुम तो उन बुली लोगों में से नहीं हो जो कि बाकी लोगों को बुली करता, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं बोलता, जिसे टीचर कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा ही कुछ नहीं बोला तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा, मुझे कुछ तो बताओ ताकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। वो बंदा धीरे से कहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे क्लास के अंदर, जिस बात से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। टीचर इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब वो कहता है अगर वो लोग धीरे धीरे बात करते हैं तो मैं उनको कुछ नहीं करता, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा था और वो लोग बहुत ज्यादा लाउडली बात कर रहे थे, जिस वजह से मैंने उसकी आंखों में स्टेप कर दिया। हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम होता है कैंग पील्डो। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि सारे क्लास में रूमर फैल जाती है कैंग ने उस बुली को इसलिए स्टेप किया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाउडली बात कर रहे थे और ये अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। सारे लोग की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्या ये बात सच है, कितना ज्यादा कमीना है, इसको तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है शायद से, इसलिए ऐसा कुछ कर रहा है। हमें तो लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा साइकोपैथ है। ये बात है सारे क्लास में फैल जाती है और सारे लोग इसको अब साइकोपैथ कैंग बुलाने लगते हैं। लेकिन कैंग कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मुझे किस नाम से बुलाए, और मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस मेथड का यूज कर रहा हूँ। मुझे बस एक ही चीज पता है, वो है कि मुझे जीतना है। अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो मुझे चाहिए, चाहे किसी भी हालत में चाहिए। वो कहता है कि इसी तरीके से मैंने सर्वाइव करना है, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। जिसका बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आता है। वो कहता है कि सर आपका मीटिंग का टाइम हो चुका है। दिखाया जाता है काफी टाइम बीत चुका था और अब कैंग अब एक प्रोस्टिक्यूटर बन चुका था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोना ग्रुप के बारे में बातचीत चल रही थी। यहाँ पर किंग सबको बता रहा था कि तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये जो कंपनी है नई शुरुआत हुई है इसकी, वो लोग अभी एक लोन बिजनेस को रन कर रहे हैं। उन लोगों ने अपने ब्रांच को भी दूसरे सेक्टर में शामिल कर दिया है, जिस वजह से वो लोग लास्ट ईयर 500 बिलियन का प्रॉफिट कमाए थे। वो लोग सच में बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। मीटिंग का जो हेड रहता है वो कांग से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। कांग उनसे कहता है कि बाहर से देखने में वो लोग चाहे जितने भी अच्छे लगे, लेकिन रियलिटी में केस कुछ अलग ही है। ग्रुप ऑर्डिनरी कंपनी से कुछ ज्यादा ही अलग है। उन लोगों ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए बाहर के नेशनल गैंग से भी हाथ मिलाया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनकी साइज बड़ी हो रही है, प्रॉब्लम है जितनी उनकी साइज बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा क्राइम की संख्या बढ़ती जाएगी। तो और उनके बिजनेस के आड़े में जो कोई भी आता है वो उनको ब्लैकमेल या तो फिर फिजिकली अटैक करते हैं। ऊपर से वो लोग किसी को मारने से भी पहले नहीं सोचते। इसी रीजन की वजह से वो लोग कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा क्राइम करे जा रहे हैं। उनका क्राइम में कोई पर्दा भी नहीं डाल रहा है और न ही कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से इनको सपोर्ट कर रहा है वो नेशनल असेंबली का मेंबर कांग इल्डो है, और ऊपर से वो तो टेक्निकली सियोना ग्रुप का ओनर भी है। वो इन सारी घटनाओं के अंदर इन्वॉल्व है, जिसके बारे में अभी अभी मेंशन किया है। कांग इल्डो के नाम सुनकर मीटिंग रूम के अंदर हलचल मच जाती है। सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि कांग इल्डो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है। अब यहाँ पर बॉस मीटिंग को एंड करने को कहता है और कांग से कहता है कि वो उससे बातचीत करना चाहेगा इस बारे में। कुछ देर के अंदर
मीटिंग रूम खाली हो जाती है तब बॉस उससे पूछता है कि तुम अपने आप में इतना ज्यादा काम मत करो, क्या तुम्हें प्रमोशन चाहिए या फिर तुम किसी स्काउटिंग ऑफर के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। कांग उससे कहता है कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। तब वो बॉस उसे पूछता है फिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम इस केस के मामले में इतना ज्यादा ऑब्सेस क्यों हो। कांग उनसे कहता है कि मैं इस केस से ऑब्सेस नहीं हूँ बल्कि मेरा काम है, मैं इन्वेस्टिगेशन इसलिए करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कहीं कहीं पर क्राइम तो नहीं हो रहा। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी आई थी, वो कांग की मोम होती है। वो उससे कहती है कि बेटा तुम इस काम छोड़ दो, क्या तुमने अपनी आंखें बंद कर ली है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम ये कर नहीं सकते। कांग उनसे कहता है किसी को तो करना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। तब उसकी मॉम उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज ये काम को छोड़ दो, अन्यथा मुझे लगेगा कि तुम इस काम को करने के लिए लायक नहीं हो या फिर तुम इस काम को पूरी तरीके से कर नहीं पाओगे। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी मॉम की एक बार बात मान लो। कांग अपनी माँ की बात सुनकर हैरान हो जाता है। बैक टू द प्रेजेंट टाइम ये सारी बातें वो अपनी बॉस को बता रहा था कि इसके अलावा मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है, बस मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। उसका बॉस उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपना काम कर रहे हो और तुम अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम यहाँ पर बस अकेले नहीं हो जो कि यहाँ पर काम करता है। कांग इंदो एक प्रेसिडेंटल उम्मीदवार है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया फ्यूचर में, तुम्हारी ये योजना सही से काम नहीं किया तो पता है ना सारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पीस पूरी तरीके से खतरे में पड़ सकती है और ये एक गलत दिशा में जा भी सकती है। जबकि कांग इसकी बातें सुन के उसके और गुस्से की ओर से देख रहा था, जबकि उसका बॉस उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहोगे कि तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें क्या पता इससे हमारी जिंदगी पूरे खतरे में पड़ सकती है। और अपना चेहरा बहुत ज्यादा अजीब से बना लेता है और उससे एक इवल सा स्माइल देते हुए कहता है चलो इसे यहीं पर खत्म करते हैं। तभी उसका फोन रिंग करता है और ये मिस्टर कांग का फोन था। वो मिस्टर कांग का फोन उठाता है और उससे कहता है क्या रे मैं तो आपके बारे में सोच रहा था, आपने मुझे फोन किया, मैं तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, आप तो बहुत ज्यादा बिजी होंगे। जिसके बाद उसे हंस कर बातें करने लगता है, जबकि कांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था उसकी बातें सुनकर। कांग का बॉस बातचीत करते करते कहता है कि हाँ बस मैं इसी के बारे में बातचीत कर रहा था, इसके बारे में मैंने बस उसे कह दिया है, हम सारी बातचीत यहीं पर खत्म कर लेंगे, डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इसके बारे में पर्सनल डिटेल्स दे दूंगा। वो मिस्टर कांग से बातचीत कर ही रहा था तभी वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि कांग यहाँ से जा रहा था। क्या तुम्हें कोई मैसेज मिला, तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसे सुन के कांग तो शॉक हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम का मेमोरियल सजाया गया था और परिवार के किसी भी सदस्य को यहाँ पर नहीं बुलाया गया था। जिसके बाद हम देख पाते हैं कुछ लोग वहाँ पर आके उसके मॉम के मेमोरियल से सारे फूल वगैरह हटा रहे थे। इन सब को देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई गैंग के मेंबर होंगे। उन्हीं में से एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है अभी तो 3 दिन भी नहीं हुए, अब हम लोग ये सब कर रहे हैं, क्या ये सब सही है। तब दूसरा बंदा उससे कहता है कि यहाँ पर एक चीटी भी नहीं है, तुम कहना क्या चाहती हो यहाँ पर, वैसे भी ये बहुत है कि हमने ये सब स्थापित किया, उच्च अधिकारी को तो इसका कोई परवाह भी नहीं है। वहाँ पर एक दूसरा बंदा कांग की मॉम की फोटो लेके आता है और इस बंदे से पूछता है कि इस फोटो का मैं क्या करूँ। तब वो मोटा बंदा जो कि इनका बॉस लग रहा था उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है, क्या तुम इसको अपने घर में ले जाके इसकी पूजा करोगे, जाओ इसे ले जाकर बाहर फेंक दो और क्या करना है। तब वो कहता है ठीक है। जिसके बाद उस फोटो को यहीं पर पटक के फोड़ देता है। बाकी के लोग वहाँ की जगह को साफ सुथरा करने लगते हैं, यानी कि सारी मेमोरियल की चीजें वहाँ से हटा रहे थे। अब वो लोग यहाँ से जा ही रहे थे तभी उन्हीं में से एक बंदा जाकर उस फोटो के पास खड़ा हो जाता है। तब उसका बॉस उसका वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि हम ये सब चीजें नहीं लेके जा रहे हैं, चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। तो बॉस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हारे कान बहरे हो चुके हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या करूँ, हम बहुत ज्यादा बिजी है और तुम हो कौन यहाँ पर आने वाले। जबकि हमें दिखाई देता है कि उस बंदे का आईडी कार्ड नीचे पड़ा होता है और ये और कोई नहीं होता, ये प्रोस्टिक्यूटर कांग होता है। कांग को लोग देख के थोड़ा सा हैरान होते हैं। अब कांग उनसे पूछता है कि मैं बस ये जानने आया था कि वो मरी कैसे, लेकिन जब मैं जाने गया तब मामला कुछ और ही था। इसके बाद सीन पास्ट में चेंज होता है और हमें मोटोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांग गया था उस डॉक्टर के पास जाने के लिए कि इसकी मौत कैसे हुई थी। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इसे मालूम पड़ता है कि उच्च अधिकारी के जितने सारे लोग हैं इस मामले को अपने हाथ में पहले से ले रखा था उन लोगों ने, तो वहाँ पर उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। लेकिन कांग ने उस ऑटोप्सी रिपोर्ट को चुरा लिया था जिस मौत को ये लोग सुसाइड करार दे रहे थे। वो कहता है कि लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स कभी झूठ नहीं बोलता। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। इसकी बात सुनकर सारे लोग हैरान होते हैं, लेकिन कांग उनसे कहता है कि तुम लोगों ने अपना काम बहुत ही बुरी तरीके से किया है। वो अपनी मॉम की रिपोर्ट को देखता है तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से स्टैब करके मारा गया था। कांग उन लोगों से कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है तुम लोगों ने उसे इस तरीके से टॉर्चर करके मारा होगा कि वो चिल्ला भी नहीं पाई होगी मदद के लिए। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग उसकी मॉम को मार रहे थे। उन लोगों ने उस टाइम पे उनको बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। उस टाइम पे वो तब भी अलाइव थी, लेकिन उन लोगों ने उसको फिर से मारा जिसके बाद वो खत्म हो गई। और जिसके बाद उसका बॉस ने कहा कि जल्दी से जगह को साफ सुथरा कर दो ताकि किसी को पता भी ना चले। कांग उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने बखूबी अपना काम अच्छे तरीके से निभाया है और अच्छे तरीके से किया है, लेकिन तुम लोगों ने कुछ मिसिंग कर दिया था। तो क्या तुम लोगों को ये बात पता है कि जाते जाते उसने अपने मुंह के अंदर कुछ निगल लिया था जो कि जाके उसके गले में अटक गया था। तब उन्हीं में से उसका बॉस आगे बढ़ता है और कांग को चुप कराते हुए कहता है कि चुप करो,
तुम हमारे काम के बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? और क्या तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई वारंट है? और तो और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये काम हम नहीं किया है? और कांग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि जब तक मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ तब तक तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन कांग अपने कंधों से उसका हाथ हटाने के बजाय उसकी उंगलियों को ही पर तोड़ देता है और खींच के एक जोरदार किक मारता है, जिस वजह से वो जाके उनके पार्टियों के पास गिरता है। वो बंदे चौकन्ना हो गए थे। एक बंदा कहता है कि तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। बंदा अपने पास एक नाइफ निकाल लेता है और कांग को स्टैब करने जाता है, लेकिन कांग घूम के एक इतना जोर से मुक्का मारता है उसके सर के अंदर कि उसका सर ही वहीं पर फूट जाता है। कांग उनसे कहता है कि मिस्टेक तो तुम लोगों ने किया है। अब हम उस बंदे को देख पाते हैं कि उसके सर के अंदर एक सिंबल टाइप का कुछ लगा हुआ था, कुछ कॉइन टाइप का। कांग यहाँ पर बहुत ज्यादा हताश था। वो उनसे कहता है कि मैं कानून के जरिए से काम करते करते थक गया हूँ, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से काम करूंगा और अब से जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसके लिए लॉबी का टिकट काट दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है। सियोना ग्रुप के तीसरे बेटे कांग तेंगू को देख पाते हैं। वो कहता है कि मैंने सुना है कि उसने फ्यूनरल के दिन सभी लोगों के नाक में दम कर दिया है, क्या तुम इसके लिए कुछ करने नहीं वाले थे? तब सियोना ग्रुप के दूसरे बेटे जिसका नाम कांग मू था वो कहता है अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ तो करना चाहिए ताकि मामला बद से बदतर न हो जाए। तब सियोना ग्रुप का पहला बेटा जिसका नाम कांग चाउक था वो कहता है कि हाँ वो सही कह रहा है, हम ऐसे ही हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकते यहाँ पर, तो हम पिल्डो के साथ क्या करें? तो जैसे कि तुम्हें पता ही है हमारे काम के बीच में जो कोई भी आता है हम अपने रास्ते से उसे पूरी तरीके से हटा देते हैं, तो चाहे वो मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो, मार डालो उसे। और यहाँ पर सबसे बड़ी राज खुलती है कि सियोना ग्रुप का जो लीडर है यानी कि अभी नेशनल असेंबली मेंबर कांग इल्डो वो और कोई नहीं होता, वो कांग पिल्डो के पिताजी होते हैं, मतलब प्रोफेसर कांग एक गैंगस्टर का बेटा है। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। अब जो बंदे आपस में बातचीत कर रहे थे उन्हीं में से एक बंदा कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 वुऑन से ज्यादा नहीं दे सकता, जो मिलता है उसी में खुश रहना सीखो। दूसरा बंदा कहता है ये तो बंदा हाई स्कूल के बाद भी चेंज नहीं हुआ। अब वो बंदा उसे बाइक के गाँव से जाने लगता है। उसे कहता है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं तुम्हें इससे अच्छा ट्रीट दूंगा। दूसरा बंदा उससे कहता है कि जब बात पैसों का आती है तब अमीर लोग इतना ज्यादा स्वार्थी क्यों बन जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब हमें देखने को मिलता है कि उन लोगों के बीच में से कांग गुजर जाता है। तभी से जाते हुए वो बंदा देख लेता है। तब वो अपने साथी से रोकते हुए कहता है कि अरे देखो ये तो वही है। वो उसका बंदा हैरान होता है, उससे पूछता है कि कौन वही है। तब वो कहता है क्या तुम्हें याद है ग्रेड 12 में एक बंदा था, क्लास के अंदर एक बच्चा पढ़ाई कर रहा था, तभी एक बुली बंदा एक दूसरे बंदे को परेशान कर रहा था, तभी एक गुस्से का मार उसके आंखों में स्टैब कर दिया था और बोलने पर एक कहता था कि उसने बहुत ज्यादा लाउड किया था, इसी वजह से उसके आंखों में उसने स्टैब किया था। तब उसका साथी उससे कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि अब एक प्रोस्टिट्यूटर बन चुका है। अब वो कहता है कि लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतना बड़ा प्रोस्टिट्यूटर इस जगह पर कैसे रह रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि प्रोबेबली ये बंदा वो नहीं है। तब दूसरा बंदा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अब तो बड़ा आदमी बन गया तो ऐसी जगह पर वो क्यों रहेगा, वो अच्छी जगह पर रह रहा होगा। वैसे क्या तुम उसका निकनेम जानते हो क्या था? अब उन्हीं लोगों में से एक बंदा कांग को ऊपर जाते हुए देख रहा था और अब वो कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हमें देख पाते हैं कि वही मोटा लड़का एक लड़की को बुली कर रहा था। उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम आज मेरे लिए सिगरेट लेके आओगे, अगर तुम मुझे नहीं लेके आए तो मैंने तुम्हारी आंखों में सिगरेट डाल देना है, क्या तुम्हें ये बात याद नहीं है? वो बंदा उससे माफी मांगता है, उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन वो बंदे उसकी बात नहीं सुन रहे थे बल्कि उसे बुली करे जा रहे थे। तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं। टीचर उनको ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, टिफिन का टाइम कब का खत्म हो चुका है। टीचर उन लोगों को स्मोकिंग करते हुए पकड़ लेते हैं। फिर उनको कहता है कि तुम लोग स्मोकिंग कर रहे हो तो जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ, आज मैं तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। तब वो बुली बंदा उस बंदे को आगे करते हुए कहता है कि मैं तो बस अपने फ्रेंड से पूछ रहा था क्या मैं उसके जिम के कपड़े क्या बोरो कर सकता हूँ, क्योंकि अगले क्लास में मेरी पी क्लास है, हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या इस बार आप हमें जाने देंगे? तब टीचर कुछ सोचते हुए कहते हैं कि हाँ ये बात तो मुझे भी पता है कि अगले क्लास के लिए तुम लोग तैयारी कर रहे हो, तो ठीक है तुम लोग अच्छे से तैयारी करो। जबकि वो बच्चा सोच रहा था मैं इस मोटे बुली गेंडे से कभी नहीं बच सकता। इसके बाद टीचर वहाँ से चले जाते हैं। तब एक गेंडा उससे कहता है क्या तुमने सुना टीचर ने मुझे क्या किया? टीचर ने कहा है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए मुझे तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी, तुम्हें तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलती है हाई स्कूल के लिए, तो इस बार मैं तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा आराम बना दूंगा ताकि तुम्हारी स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल से गुजरे और तुम उन्हीं पैसों से अपने हाउस के इनकम को भी मैनेज करते हो, है ना? वैसे तो मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम एक अंधी कुतिया है, मैं पक्के से कह सकता हूँ कि तुम्हारी मम्मी देखना चाहती होगी कि मेरा बेटा एक पंख लगा के उड़े और एक उज्जवल भविष्य देखे, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जिसके बाद वो लोग उसके चश्मे को अपने पैर तरह रोंद के तोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि इस तरह के बेवकूफ लड़के हमारी क्लास में क्यों आते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर कांग आता है, उसे कहता
है कि सामने से हटो, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, मैं कचरा फेंकने जा रहा था। कांग कचरा फेंक रहा था, लेकिन तब वो बंदा कहता है कि इस तरीके का कचरा फेंकने से क्या मतलब है, जबकि असली कचरा तो यहीं पर पड़े रहते हैं हमेशा। जबकि वो अपने बैग से एक शार्प चीज निकाल के अपने हाथ के ऊपर पॉइंट करता है और वो कांग से कह रहा था कि मैं बस ये करना चाह रहा था कि जब मेरी मौत हो तब बाकियों को पता चले कि मैं किस लिए और किस इंसान की वजह से मरा हूँ। मैं हर दिन एक ही इंसान से बार बार बुली नहीं हो सकता, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते उससे कहता है कि किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा अगर तुमने एक कदम उठाया तो भी। वैसे मैं तुम्हारे लिए कचरे को भी साफ कर दूंगा, मैं आज बाहर जा रहा हूँ कचरा साफ करने के लिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कांग ने उस बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से स्टॉप कर दिया था। वही शुरुआत का स्कूल वाला सीन होता है। सारे बच्चे इस बार बहुत ज्यादा हैरान थे ये देख कर कि कांग ने उसको बिना एक पल के झपका है उसको स्टॉप कर दिया और इस बार कांग का नाम दिया जाता है एक साइकोपैथ। अब वो जो बंदा था जो कि बुली होता था डेली की डे, वो बहुत ज्यादा हैरान था कांग को इस बिहेवियर को देख के। वो कहता है कि इसने मेरे लिए उस कचरे को साफ कर दिया, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। ये बात मैं अपने फ्रेंड को बताना चाह रहा था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसने मेरे लिए उस बुली को मारा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं इस बात को किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा डरता हूँ। बैक टू द प्रेजेंट टाइम हम देख पाते हैं कि और कोई नहीं होता, वही बंदा होता जो इसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश किया था और कांग ने इसको उस बुली बंदे से बचाया था। अब कांग जिस गली से गुजर रहा था वहीं पर एक लेडी खड़ी थी और वो किसी का इंतजार कर रही थी। वो उस लड़की का फोन लगाती है लेकिन वो लड़की फोन नहीं उठा रही थी। वो कहती है कि उसने मुझे कहा था कि वो फोन करेगी लेकिन उसने फोन ही नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग अपने घर पहुंच चुका था और जैसे अपने घर के अंदर जाता है कुछ कदम जाते ही एक बंदे ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। हमने देखा था कि उस बंदे ने कांग को स्टेप कर दिया था लेकिन कांग ने अपने हाथों से उसको रोक दिया था और कांग उससे कहता है अगली बार अगर तुम किसी के घर जाओगे तो अपना जूता उतार देना ताकि पता ना चले कि तुम किसी के घर में आए हो। जिसके बाद वो अपने हाथों को उसके नाइफ से आजाद कर लेता है और एक जोरदार इतने जोर से घूसा मारता है कि सीधे उसको मिट्टी में गाड़ देता है और वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। कांग उस बंदे से पूछता है किसने भेजा है तुम्हें, तभी वहाँ पर दूसरा बंदा आ जाता है और उससे कहता है उसने अपने हाथों पर नाइफ लिया था और कांग की ओर बढ़ रहा था। वो कहता है कि ये जानकर तुम क्या करोगे कि हमें किसने भेजा है, तुम बहुत जल्दी यहाँ पर मरने वाले हो। अब कांग उसको भी स्टेप करके वहाँ पर बुरी तरीके से मार देता है। जिसके बाद वो अंदर जाता है तब उसे देखने को मिलता है कि एक बंदा उसकी सोजू के बोतल को आराम से पी रहा था। बंदा कांग को देख के हंसते हुए कहता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम प्रोस्टिट्यूटर कांग ही हो, है ना? मुझे लगा तुम काफी ज्यादा अमीर हो गए लेकिन तुम्हारे पास तो एक बोतल ही सोजू है बस। जिसके बाद वो उठता है और कांग के बाजू से झाँक के अपने टीममेट को देखने लगता है कि वो लोग कैसे पड़े हैं। वो दोनों तो बहुत ही बुरी तरीके से पड़े थे वहाँ पर। वो कहता है कि तुम सच में प्रोस्टिट्यूटर ही हो ना, मुझे लगा कि मैंने सस्ते में तुमको निपटा देना है, मुझे यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने को नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको देख के मुझे लगता है कि मुझे ऐसा शायद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सस्ते में काम नहीं चलेगा, क्यों ना एक अच्छा सा न्यू नेगोशिएशन कर ले। जहाँ तक मुझे लगा था कि तुम एक प्रोस्टिट्यूटर हो गए तो तुम एक किताबी कीड़ा हो गए, लेकिन इनको देख कर नहीं लगता कि तुम एक किताबी कीड़ा हो क्योंकि इनको तुमने बहुत ही गंदे तरीके से मारा है यार। इसलिए मुझे साउथ कोरियन पर बड़ा गुस्सा आता है, मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि इनको रिवेंज के मामले में बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं मालूम है। और क्लीनिंग की बात करें तो ना ना ना, ये लोग तो एकदम बेकार है। कांग अपने मॉम के बारे में पूछते हुए उससे कहता है क्या वो महिला तुम्हारे डील में शामिल थी? वो गैंगस्टर उससे कहता है कि उस कुतिया को तो मैंने फ्लोर से घसीटते हुए नीचे लाया था। मैं तुम्हें बताता हूँ वो बहुत ज्यादा टफ थी लेकिन मैंने उसको यहाँ पर लाई दिया, लेकिन मैंने उसे बर्दाश्त कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रोस्टिट्यूटर के लिए उसे एक बहाना बनाना पड़ा था। एक बेकार प्रोस्टिट्यूटर को इन सब चीजों से दूर रखने के लिए और इसको एक बहाना देने के लिए मैंने उसको क्या कुछ नहीं किया, मैंने उसके साथ डैश डैश किया था। तुम देखना कल के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज में ही सबसे पहले यही आएगा, ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मैं अपनी जितनी सारे काम किए सब इसी न्यूज के ऊपर मैं डाल दूंगा। तब कांग उससे कहता है कि तुम में क्रिएटिविटी की कुछ कमी है, आजकल ये इनफ नहीं है। और उसे एक इविल सा लुक देते हुए कांग उससे कहता है कम से कम तुम उसको पेरेंट्स को भी खत्म कर देना चाहिए क्योंकि कुछ मौज मस्ती के लिए इतना करना तो बनता ही है। वो गैंगस्टर हंसते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं ही बस एक कूड़ा हूँ, लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि मुझे उससे ज्यादा और ज्यादा पे करना चाहिए था। जिसका बाद सीन चेंज होता है, सियोना ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि जब तक उसे पैसा मिलता रहेगा तब तक वो अपना काम क्लियर तरीके से करता रहेगा। उसने इस काम को करने के लिए हाई डिमांड की थी, लगता है उसे पैसों का स्वाद चख लिया है। वो प्रेसिडेंट जोई को मैसेज किया था कि काम अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए। शायद से उसी बंदे की बात हो रही है जिसने अभी काम को मारने की कोशिश किया था। अब ऑफिस में बैठा हुआ बंदा उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि काम किस तरीके से चल रहा है, जो तुमने मेस क्रिएट किया यहाँ पर उसको क्लियर करना सीख लो। तुम्हें यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं छोड़नी होगी, तुम्हें अपना काम क्लियर तरीके से करना पड़ेगा।
मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम्हारी यहाँ पर एक गलत बात है, तुम्हें पूरी तरीके से मार के जिंदा गाड़ने के लिए काफी होगा। हे भगवान, मैं क्या करूँ। एक बच्चा जो कि एक प्रोस्टिट्यूटर है, अपने बाप को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये बंदा, इसकी हिम्मत तो देखो, अपने बाप के खिलाफ खड़ा होकर बैठा है। तुम्हें नहीं लगता कि असेंबली एम्प्लॉय कांग अगर कुछ चीजें गलत होगी तो वो एक्शन लेने में कोई भी कदम पीछे नहीं उठाएंगे? जो हायर अप के लोग होते हैं वो चुपचाप इस नजारे को बैठ के नहीं देखेंगे। ऐसे तो तुम्हें पता ही होगा कि क्योंकि तुम सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक आए हो, इसलिए तुम्हें हर चीजों के बारे में अच्छे से मालूम होगा। अंत में क्या होगा ये तुम्हें मालूम है ना? देख पाते हैं कि वो ओल्ड आदमी जिस आदमी से बात कर रहा था ये और कोई नहीं होता, ये प्रोस्टिट्यूटर कांग ही होता है, यानी कि हिलो के पिताजी। ये ओल्ड आदमी प्रेसिडेंशियल कांग से कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको इसको पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन बहुत ही जल्दी नजदीक आ रहा है, इसलिए आपको सभी कामों को बहुत ही नादानी से और सुलझे तरीके से निपटाना होगा। तुमने पास्ट में जितने सारे गंदे काम किए तुम उसको भी अच्छे से दफना सकते हो ताकि कोई भी यहाँ पर दुविधा ना हो। जबकि धीरे धीरे प्रेसिडेंट कांग उसके नजदीक जा रहा था, उससे कहता है अगर तुम्हें उसको मारना है तो तुम्हें पूरे साउथ कोरिया को खरीदना पड़ेगा। तब वहाँ पर वो ओल्ड आदमी से कहता है कि मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ। तब प्रेसिडेंट कांग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर मजाक करते करते इस पोजीशन पर पहुँचा हूँ? क्या मुझे तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर काम करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए तुम यहाँ पर बॉटम से लेकर मेंशन तक कैसे जाना पड़ेगा? ये सिंपल तरीका है, मैं तुम्हें आसानी से समझा रहा हूँ कि मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे वो मेरी फैमिली ही क्यों ना हो। कि ऐसी बात सुनकर ओल्ड आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है। जिसके बाद कांग उसके नजदीक जाते हैं, उसकी आंखों में देख के कहते हैं कि अगर तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते इस चीज का तो तुम मेरे रास्ते में कोई भी काम के नहीं हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुरी तरीके से मार दूं, तुम्हें ये बात याद रखना चाहिए कि तुम्हें क्या करना होगा। तो बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तब वो ओल्ड आदमी कहता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ। वो ओल्ड मैन का तो अपना फोन बाहर निकालता है और कहता है असेंबली मैन कांग, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, मैं आपके लिए सब कर रहा था। मैं उससे अभी फोन करके कह देता हूँ कि वो पीछे हट जाए। इसके बाद फोन लगाता है। हम देख पाते कि फोन उसी बंदे के पास गिरा हुआ था जो कुछ देर पहले कांग को मार रहा था। फोन उठाता है कांग, बंदे को कांग ने तो बहुत पर बुरी तरीके से मार दिया था और उसका फोन लेकर अपने कानों के पास रख लेता है। तब वो आदमी उससे कहता है अरे पगलेट, मैं इतनी देर से फोन कर रहा हूँ तो उठा क्यों नहीं रहा है? मुझे बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ? जबकि हम इधर का सीन देख पाते हैं कि ओल्ड आदमी बहुत ज्यादा हैरान था और वो असेंबली मैन कांग से कहता है कि कांग आपसे बातचीत करना चाहता है। वो डरते हुए कांग को फोन दे देता है। असेंबली मैन कांग उसका फोन लेके बातचीत करते करते चले जाते हैं बिल्डिंग के छोर पर और उससे कहता है कि तुमने लगता है प्रोस्टिट्यूटर बनने के लिए काफी मेहनत से पढ़ाई किया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे भेजे के अंदर थोड़ा सा भी भेजा नहीं घुसा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो। अगर तुम इतने ज्यादा स्मार्ट होते तो तुम्हें पता चलता कि रूम के अंदर क्या चल रहा है। अगर तुम्हें इतना पता होता तो मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रोस्टिट्यूटर जनरल बना देता, जो कि बाकी लोग अपने सपने में भी सोच नहीं सकते उस पोजीशन में जाने के लिए। तो मुझे तुम्हें बताओ कि तुमने ये काम क्यों किया? ऐसा इसलिए क्योंकि उस इंसिडेंट की वजह से तुम्हारी मदर चल बसी। तब हमारा हीरो कांग उससे कहता है कि आप समझे नहीं पिताजी, मैं क्या कहना चाह रहा था। आपको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि मेरी मदर का डेथ मेरे लिए क्या मायने रखता है। एकमात्र वही कारण है जिस कारण मैं ये सब कर रहा हूँ। इसके बाद वो छत पर जाकर खड़ा हो जाता है, उससे बातचीत करते हुए कहता है क्योंकि मेरी मदर ने मुझे पालने के लिए उन्होंने अपना रोल सेफ्टी पिन की तरह यूज किया था। उन्होंने मुझे सेव करने के लिए सारी हदें पार कर ली और कोई था जो कि बिना वजह उन्होंने मुझे उससे छीन लिया। जबकि हम उसी गैंगस्टर को देख पाते हैं जिसको कांग ने दोनों हाथों में हथकड़ी डाल के एक दीवार से चिपका कर बैठा दिया था। जब उस गैंगस्टर को होश आता है तब वो अपने आप को देख के हैरान हो जाता है कि वो है कहाँ पर, लेकिन उसको स्मेल आता है। स्मेल और कुछ नहीं था, स्मेल था गैस का, क्योंकि कांग ने किचन का गैस ऑन कर दिया था जिस वजह से सारा गैस पूरे घर में फैल गया था। और देखते ही देखते उस घर के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिस वजह से वो घर बुरी तरीके से बर्न हो जाता है। कांग अपने बाप से कहता है कि अब आपको पता चला कि इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, मैं सबको मार डालूंगा। जो जो मेरी मदर की डेथ में इन्वॉल्व है मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, किसी को भी नहीं, चाहे वो मेरा खुद का बाप ही क्यों ना हो और चाहे वो मेरी खुद की फैमिली क्यों ना हो। दूर से ही असेंबली मैन कांग इस घर को बर्न होते हुए देख रहा था और अब वो जोर जोर से हंसने लगता है एक विलेन की तरह। और वो कांग से कहता है कि देखा, अंत में तुम मेरे बेटे हो और मेरे जैसे ही एक्ट करने लगे हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि जिस रास्ते में तुम उतरे हो उस रास्ते में कितना ज्यादा दर्द है। इसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि फायर ब्रिगेड आकर वहाँ पर आग बुझा रही थी और इस बार हम उसी लेडी को देख पाते हैं जो कि कांग के घर के बाहर खड़ी थी और वो अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ मेरी बेटी, क्या तुम ठीक हो? वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती। उसके मॉम कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास ही है। वो हॉस्पिटल मेंबर से पूछ रही थी क्या मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको फर्स्ट एड कर दिया है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है, उससे कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा सदमे में है, लेकिन ये बात मुझे पूछनी पड़ेगी।
वैसे तो एक मर्डर का मामला है, तो क्या आप लोग मुझे बताएंगे इन 3 लोगों के अलावा भी क्या यहाँ पर कोई और भी था? तो लड़की कहती है कि हाँ वहाँ पर 3 लोग थे, जिसके बाद वो चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। फिर वो कहती है कि मुझे अच्छे तरीके से याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन मुझे याद है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ देर बाद कोई और एक इंसान भी आया था। तब वो ऑफिसर उससे पूछता है क्या तुम्हें याद है वो कैसा दिखता था? तो लड़की बताती है कि हाँ वो एक यंग मैन था, उसके काले बाल थे और उसने एक सूट पहना था। और फिर वो याद करने लगती है कि कैसे कांग ने उन गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था और मार मार के उनको वहीं पर खत्म कर दिया था। और वो लड़की कहती है कि मैंने उसकी आंखें देखी जो कि रेड कलर की थी, जिसके बाद हमें कांग की मुंह जुबानी सुनाई जाती है, जो कि कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे पता है कि मैं एक बैड सॉन हूँ, लेकिन मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे बुरा बनने में मजबूर किया गया है।